नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष 9 नवंबर को पूरे होने जा रहे हैं। इन 25 सालों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें रही हैं। 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो कि रजत जयंती पर उपलब्धियां गिना रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने कार्यालय के बाहर पूरी तरह से लगातार उपलब्धियों का विरोध करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया और आखिरकार सरकार की विफलताओं को क्यों इतना ज्यादा उजागर किया जा रहा है, आज इस पर करेंगे चर्चा। तो मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कर दी हैं रजत जयंती अवसर पर, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं इस बार प्रदेश को मिलने जा रही हैं, क्योंकि 3 दिन का विशेष सत्र आयोजित होता है और उस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो चर्चा हुई उसे आगे के वर्षों के लिए रोड मैप को तैयार किया गया और सरकार के पास वो रोड मैप है, जिसके लिए एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कर दी है, जिसमें साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर कोऑर्डिनेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और साथ ही साथ तमाम क्षेत्रों में किस तरीके से विकास किया जाएगा। फेंसिंग योजना लाई गई है, क्योंकि जंगली जानवर और आवारा पशुओं के चलते कितने सारे खेत जो हैं वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसके लिए फेंसिंग योजना सरकार की ओर से लाई जा रही है। ड्रग फ्री देवभूमि के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का भी और विस्तार किया जाएगा। तो यानी कि सरकार इस ओर बहुत ही गंभीरता के साथ कार्य करने जा रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र छात्राओं में कौशल विकास के लिए ऑनलाइन स्किल कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। नीट जैसी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ भी किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो और कोई भी ऐसी परिस्थिति या फिर कोई भी ऐसी चुनौती उनके सामने ना आए जिनसे वो पार ना पा सके। और इसी को लेकर लगातार सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है और इन घोषणाओं के माध्यम से सरकार ने आगे के रोड मैप को क्लियर किया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम लोग विकास करते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि, खेल भूमि तो साथ ही साथ सैन्य भूमि, तीनों को साथ लेकर चला जा रहा है। आज इस विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सीधे आपकी मुलाकात आती है। सतीश चंद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी है। अभिषेक भंडारी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। कुंतला रावत जी, जो कि वरिष्ठ नेत्री हैं यूकेटी की, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। और प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ ऑनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगी आप सभी का, मेहमानों का। और अभिषेक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। रजत जयंती पर गिनाने के लिए सरकार के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिसका विरोध भी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन उनके पास गिनाने के लिए उपलब्धि कांग्रेस के पास क्या है? धन्यवाद निशी। रजत जयंती वर्ष और 2-3 दिन का विशेष सत्र, चर्चा का विषय ये रहा कि जितने भी थे विधानसभा में, नेचुरल सी बात है, विधायकगण अपनी बातें रखेंगे और सरकार का क्या रोड मैप था, राष्ट्रपति महोदय का हमारे आना और विशेष सत्र में आना, ये भी एक ऐतिहासिक है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सरकार के पास गिनाने के लिए और कांग्रेस के पास क्या है, तो इस 2000 से और 2025 के बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और लगभग 15 साल बीजेपी की सरकार रही। आप ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, अभी उनकी बाइट भी सुन रहा था, डेमोग्राफी चेंज, अब बड़ा अच्छा लगता है कि केंद्र में या सरकार किसी और की है और प्रदेश में सरकार किसी और की है। डेमोग्राफी चेंज के लिए कौन जिम्मेदार है? या तो सरकार खुद जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 बार से आप हैं भाजपा की सरकार और केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार है। तो इसके लिए आप आरोप हो सकता है कांग्रेस पे लगाएं कि आपको लगता होगा कि आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं है, तो इसलिए आपको दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाने हैं। आएंगे इस प्रदेश में 25 साल में अंकिता भंडारी जैसा जघन्य अपराध
हमें मिला। रोड मैप ये है, हाकम सिंह जैसे अपराधी, हम इनको अपराध, जिन्होंने अपनी सोच इस तरह से बनाई, चाहे आप किसी भी रूप में हैं, लेकिन अभिषेक आप जी, आपने हाकम जी का जिक्र किया, आपने अंकिता भंडारी केस का जिक्र किया, वो सबसे हम वाकिफ हैं, लेकिन मेरा सवाल जो आपसे यही रहा कि ये 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल में आपने क्या किया, वो चीज गिनाइए कि उपलब्धियां हैं। हालांकि आप उसका विरोध कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी कर, पूरी तरह से गलत साबित करने में कांग्रेस जुटी है, लेकिन कांग्रेस अपने ओर नहीं कर रही है। ये बड़ा सवाल है, उसका जवाब दीजिए आप मुझे। निशी जी, 1,000 करोड़, 1,001 करोड़ एक साल में सिर्फ मीडिया पे खर्च होता है, तो विपास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए या तो सोशल मीडिया है। अभिषेक ने जिक्र किया कि मीडिया पर 1 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है या उससे भी ज्यादा करे बिल्कुल बिल्कुल 1,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ जितने भी खर्च किए जा रहे हैं जी। लेकिन मीडिया आपसे सवाल कर रही है, आप उस समय क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब? साक्षात आपको मौका मैं डिबेट में दे रही हूं यही चीज बताने का। मैंने आपको सबसे पहले इसमें चुना इसीलिए कि आप वो पॉइंट रखे, कांग्रेस को पूरा अधिकार मिले, विपक्ष को पूरा अधिकार मिले। अब आप उस चीज को रखे ना। नहीं, मैं पहले मैं कांग्रेस की उपलब्धियां बताता हूं, फिर आपको मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा मैम। बिल्कुल आप लेकिन आप पहली बार जल्दी से चलो 2002 में पहली बार निर्वाचित सरकार बनी कांग्रेस की, तो नारायण दत्त जी हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा का हब, यहाँ पे औद्योगिक हब किस तरह से डेवलप हुआ। आप देखिए सेलाकुई, आप पंतनगर, आप उधम सिंह नगर, हरिद्वार, यहां पे इस तरह से डेवलप किए गए। आज भी जितनी योजनाएं नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा बनाई गई, उसी के रोड मैप पे आगे चल रहे हैं। आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, 2012 में कांग्रेस की दोबारा सरकार आई, पहले चीफ मिनिस्टर विजय बहुगुणा जी बने। विजय बहुगुणा जी ने जितने भी काम किए हैं आपके सामने हैं। उसके बाद यही तो बताना है ना कि आप हमारे सामने क्या रख रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, किसी की आलोचना करना, किसी की योजनाओं का विरोध करना आसान होता है, लेकिन आपने अपने कार्यकाल में प्रदेश को दिया क्या, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रदेश की जनता इन 25 वर्षों में सिर्फ बीजेपी के कार्य को नहीं देख रही है, कांग्रेस के पीछे किए गए कार्यों को भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2027 भी नजदीक है। इस चीज को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगी अब, क्योंकि उपलब्धियों के नाम पर क्या कुछ मुझे सुनने को मिला, जवाब वो भी हम सबने सुना। अब सतीश चंद्र जी, आप मुझे बताइए कि 3 दिन का विशेष सत्र चला और उस दौरान विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए, गंभीर सवाल उठाए कि प्रदेश में क्या कुछ यहां पर रह चुका है जिसको पूरा करने की जरूरत है, कहां वो कमियां रह गई, वो सब चीजें उजागर की गई एक मजबूत विपक्ष के नाते। लेकिन उन योजनाओं, उन सुझावों को किस तरीके से अपनाया गया और आगे के रोड मैप पे किस तरीके से सरकार अमल करने जा रही है, क्या रोड मैप मिला इन 3 दिन के विशेष सत्र से? देखिए निशी जी, सर्वप्रथम तो मैं जो हमारा अजर अमर राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके 150वें वर्ष पर्व की संपूर्ण देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आपके माध्यम से। निशी जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 25 वर्ष हैं, जो रजत जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं इसमें 10 वर्ष तो कांग्रेस के शासनकाल के भी हैं। अगर कांग्रेस को लगता है 25 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो इसमें 10 साल तो आपके भी हैं। तो आप अपने 10 साल का ही इतिहास बता दीजिए कि आपने उन 10 सालों में इस प्रदेश के लिए क्या करा, कौन सा ऐसा कानून बनाया, कौन सी ऐसी आपने यहाँ पे उद्योग धंधे की स्थापना कर दी कि पूरे के पूरे जो युवा हैं सबको आपने रोजगार प्रदान कर दिया, कौन से आपने ऐसा मेडिकल कॉलेज बना दिए, कौन से आपने विश्वविद्यालय बना दिए। हाँ, इनके पास 10 सालों का इतिहास मैं बताता हूँ क्या है। इनके पास 10 सालों का इतिहास है, जब पटवारी और वन दरोगा घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ था, वो है इनका इतिहास। इनका इतिहास है जब टॉपअप की बात कही थी इनके पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा स्टिंग में, वो है इनका इतिहास। इनका इतिहास है जब मुस्लिम हिस्ट्री की बात करी गई थी बनाने के लिए, वो इनका इतिहास है। तो मैं कहना चाहता हूं निशी जी, हमारा इतिहास जो है, हमारी जो सरकार है संपूर्ण 25 वर्ष का बता रही है। इसने कोई यहाँ पे विकास नहीं करा है या राज्य के हित के लिए कोई योजना नहीं लाए। मुख्य रूप से इन्होंने अपना योगदान जरूर
करा होगा, और हम इसी को लेके ही 25 वर्ष हमारी सरकार की उत्तराखंड में क्या क्या चीजें हुई हैं, सरकारों ने क्या क्या कार्य करा है, उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ निशी जी, जो है अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का था पंतनगर विश्वविद्यालय को लेकर, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आप आज नहीं दिखता कि यहाँ मेडिकल कॉलेज कितने बन गए हैं। आज आपको यह नहीं दिखता कि 2014 से पहले पूर्व में जहां IIT 16 हुआ करती थी, आज 23 हो गई है, जहां एम्स 7 हुआ करते थे, आज 25 हो गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं को वाइड लेवल पे सोचना चाहिए, सिर्फ राजनीति करनी है करके ये नहीं होना चाहिए। और ये मैं आप विधानसभा सत्र के जो स्पेशल विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करा गया था, उसमें उपलब्धि क्या रही हमारे प्रदेश की और हम लोगों का क्या रोड मैप रहेगा, उसके लिए जो वहां पे बहस हुई, विधायक मंत्रीगण जो भी रहे वहां पे, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके एक विधायक हैं जो हैं, वो आज भी इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि मैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, यहाँ की जनता के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ पहाड़ को लेकर और मैदान को लेकर पक्षपात हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ निशी जी, क्या पक्षपात हो रहा है आपके साथ? आपको नहीं पता कि पहाड़ की विषम परिस्थितियां क्या होती हैं? आपको लगता है कि पहाड़ों में जो सब्सिडी दी जा रही है वही हरिद्वार के व्यक्ति को भी देनी चाहिए? निशी जी, ये तो जो अंतर था वो तो जब हम उत्तर प्रदेश में थे 2000 से पूर्व, ये तो तब भी था। हाँ। तभी वहां की जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश सरकार थी, वो हमारे उत्तराखंड को एक पहाड़ी विकास उसके लिए एक अलग उन्होंने नीति बनाई हुई थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को इस रवैये से बाज आना चाहिए कि आप पहाड़ मैदान कर रहे हैं, आप यहाँ की जनता को बरगला रहे हैं। निश्चित जी, मैं हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं, जहां इनकी कांग्रेस की सरकार है, वहां भी डिस्ट्रिक्ट वाइज सब्सिडी दी जाती है। वहां भी जो डिस्ट्रिक्ट की भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति जिस तरह की है, उसको सब्सिडी उसी तरह से दी जाती है। लेकिन आप उत्तराखंड में जनता को बरगला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि यहाँ की सरकार पहाड़ों के साथ और मैदान वालों के साथ पक्षपात कर रही है। निशी जी, पहाड़ की विषम परिस्थिति पूरा देश जानता है, सबको पता है कि वहां की कितनी कठिन परिस्थितियां होती है। और हमारी सरकार ने भी सिर्फ पहाड़ मैदान की बात नहीं है, पहाड़ी जिलों में भी जो सीमांत जिले हैं और जो जिले जो थोड़ा ठीक ठाक भौगोलिक परिस्थिति में है, वहां भी सब्सिडियों का अंतर है, केवल मैदान पहाड़ की बात नहीं है यहाँ पे। तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को एक वाइड लेवल पे, वाइड एस्पेक्ट पे चलना चाहिए और कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि हम जनता को ना बरगलाएं, हम तथ्यों पे बात करें। हम बरगलाने वाली राजनीति अगर करते रहेंगे तो उत्तराखंड का बंटाधार हो जाएगा। उत्तराखंड एक विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, आप उसमें सहयोग नहीं कर सकते तो आप तरह की बातें भी ना करें। ठीक है सतीश जी, आपके पास आती हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और उस विषय पर वापस आने की जरूरत भी है और विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। लेकिन शकुंतला जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। उससे पहले मैं बता दूं अपनी जनता को किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है, लेकिन इन 25 वर्षों में आखिरकार किस तरीके से विकास हुआ है, उसका रोड मैप क्या कुछ रहा और आगे का रोड मैप क्या कुछ रहने वाला है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि प्रदेश हित में आखिरकार क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और सरकारों के द्वारा क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान हमारे प्रदेश की जनता के लिए रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी होता है। मूल विकास कितना हुआ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना हम अन्य मुद्दों पर फोकस इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार इन योजनाओं से जनता लाभान्वित कितनी हो रही है, जागरूक कितनी है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी विषय हो जाता है। शकुंतला जी, आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि इन 25 वर्षों में हमने बहुत सारी परिस्थितियां, चुनौतियां, सब कुछ झेला है और आज हम वो रजत जयंती वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल को देखा जाए और उसके बाद आने वाली विश्व परिस्थितियों से लड़ने का वो साहस देखा जाए, क्योंकि अभी 3 दिन का विशेष सत्र आयोजित हुआ, उसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। कई विषय ऐसे हैं जिससे हम पार पा चुके हैं, लेकिन कई ऐसे विषय अभी भी हैं जो अधर पे लटके हुए हैं। क्या लगता है उत्तराखंड के विकास में और उत्तराखंड की राजनीति में और उत्तराखंड को ही देख लिया जाए इन 25 वर्षों में, क्या सबसे अहम बात है और क्या ऐसी अहम चुनौती है जिससे हम पार नहीं पा रहे? देखो निशी जी, मैं आपको पहले भी आपके इस स्टूडियो के माध्यम से कह चुकी हूं, हम इस समय निशब्द हैं। यहाँ हम पे कोई शब्द नहीं है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल की कार्यकर्ता होने के से और मैं एक राज्य आंदोलनकारी भी हूं। हमने इस उत्तराखंड के लिए 42 आदतें दी हैं, जिसमें हमारी 2 मात्र शक्तियां गई हैं और हमारे 15-20 अभी भी लापता हैं, उनका भी कोई पता नहीं है, वो भी शहीदों में हैं। हमने उत्तराखंड लिया था
किस पर्पज से लिया था और क्यों लिया था। सन 1996 में केंद्र से वहां पे जो राष्ट्रपति महोदय थे उस समय, उन्होंने 3 मुद्दों पे उत्तराखंड के लिए एक लेटर दिया था। हाई कोर्ट कहां बनेगा, राजधानी कहां बनेगी, और उत्तराखंड उत्तरांचल होगा या उत्तराखंड होगा, क्यों ये तय हो गया था कि उत्तराखंड ने अलग होना था। हमारे यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों ने उस पे 25 संशोधन लगा के और नथी करके और राष्ट्रपति महोदय को केंद्र में भेज दिया। उनके पेज नहीं खोलने दिया है, वो पेज नहीं खुले, वो जैसे आए भेज दिया। जो हमारे यहाँ हमारे उत्तराखंड के विधायक थे, उनने उत्तराखंड के लिए क्या करा, हमारा उत्तराखंड बना, 42 आदत मिला हमें। उत्तराखंड जब हमारा 2000 में हमारा 2 नवंबर को हमारा उत्तराखंड पारित हुआ, तो पहली सरकार आई थी स्वामी भाजपा की। आज उत्तराखंड की भौगोलिक की बात करते हैं, भाजपा कांग्रेस, हम गिनाते हैं इनको कि इन्होंने क्या करा है और क्या इन्होंने जनता लूटा है और क्या इन्होंने जनता की बेदर्दी से बेकदरी करी है। इन्होंने स्वामीदा की सरकार आई, भले ही कुछ महीनों के लिए आई। स्वास्थ्य रोजगार पहाड़ों में क्यों नहीं गया, क्यों जाना था। इन्होंने यही देहरादून के अंदर रह के राजनीति करना था, और जो बजट उत्तराखंड के लिए, वो बजट 10 साल कांग्रेस ने डकारा और 15 साल भाजपा ने डकारा। यहां पे आज बात करते हैं अपने कार्यकर्ता, इनको पूछो, भाजपा कांग्रेस भी दोषी है और भाजपा नहीं है दोषी। हाकम जी जैसे को पाल रखा है, और यहाँ पे पेपर दिलवा लीक कौन करवाता है। जल जंगल जमीन भू कानून कहां है उत्तराखंड, पूछ रहे हैं ना हम। मान्य धामी जी से पूछ रहे हैं कि तो सरकार 8 साल तो तुम्हें भी बैठे हो गए हैं। हमने उत्तराखंड लिया था जल जंगल जमीन भू कानून और बच्चों के लिए रोजगार के लिए लिया था, ना कि आज तुम 25 साल जयंती में तुम हमें सम्मानित करे। तुम हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सम्मान। हम कांग्रेस ने, तिवारी जी ने हमें जो सम्मान किया था उसे भी लौटा रहे हैं, हम तुम्हारा सम्मान भी लौटाते हैं। हमें चाहिए अपने बच्चों के लिए रोजगार, हमें जल जंगल जमीन और भू कानून चाहिए। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सम्मान कि हमारे हाथों में झुंझुना पकड़ा दे और आंदोलनकारियों को भटकाते रहे। सवाल उस दिन हमारे ऊपर होना जिस दिन हम इस धरती से जाएंगे, अगर है तुम में दम तो। चमोली जी अपने कैबिनेट में क्या झुंझुना पकड़ा है आजकल। त्रिवेंद्र रावत जी ने क्यों भाजपा के सांसद होते हुए भाजपा के खिलाफ बोला। चमोली जी क्यों भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों वो मूल निवास पे वो बात कर रहे हैं। हम कह रहे चमोली जी को, चमोली जी हमारे साथ के आंदोलनकारी हैं, वो पार्षद से लेके और मेयर से लेके और आज वो विधायक हैं। वो लड़ा उन्होंने, आंदोलनकारी हैं वो। पर हम उन्हें यूं कह रहे हैं कि अगर आप उत्तराखंड के हितैषी हैं, आप भू कानून के लिए मूल निवास के लिए लड़ना चाहते हैं, निकलो, आप भाजपा से बाहर निकलो और झंडा डंडा लेके हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ रोड में चलो, तब हम आपको माने। ये नहीं कि तुम्हारा दिल कहीं है, तन कहीं है, मन कहीं है और तुम जनता को भगलाओ। भाजपा कांग्रेस को कह रहे भगला रहे हैं, कांग्रेस भाजपा को कह रहे भगला रहे, लेकिन कोई ये आपस में दोनों दलों ने उत्तराखंड को खंड खंड बना दिया, हमारे उत्तराखंड को। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। प्रेम पंचोली जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपके पास पत्रकारिता का वो बहुत बड़ा अनुभव है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन 25 वर्षों में बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिली, बहुत सब परिस्थितियां हम लोगों को देखने को मिली, लेकिन अब 25 वर्षों में किस तरीके से विकास हो रहा है और आखिरकार इन 25 वर्षों में किस तरीके से विकास को गति दी गई है, और एक तरफ चुनौतियां, किस तरीके से इनसे पार पाया जा सकता है। इसी सवाल के साथ प्रेम पंचोली जी मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चन आवर में चर्चा को जारी रहेंगे, क्योंकि फिर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस है। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी चुनौती ये देखने को मिलती है कि आखिरकार इतने विषयों पर सरकार के द्वारा यहाँ कार्य किए गए हैं। प्रेम पंचोली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा ने कहा कि पत्रकारिता का आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, उसके जरिए मैं समझना चाहूंगी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकारें रही हैं और अब हम रजत जयंती वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं और इस अवसर पर हमारे आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे, प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे, संबोधित करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से शकुंतला जी ने भी इस बात का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या यही सम्मान है जिसको आंदोलनकारी इतने संघर्षों से जीत पाए हैं? निशी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 25 साल में हम लोग निराश भी नहीं हो सकते ना कि 25 साल में कुछ नहीं हुआ। 25 साल का जब हम लेखा जोखा तैयार करेंगे तो 25 साल में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अगर हम उसको ये एक कंपैरिजन करें, ये अनुपातिक रूप में कंपैरिजन करें कि हम क्या खोया क्या पाया, तो उसमें हमारे बीच में सवाल आते हैं। सवाल इस बात में आते हैं कि क्या हम 1000 लोगों को रोजगार, स्वरोजगार, खुशहाली या स्वास्थ्य या शिक्षा दे सकते थे? यदि हमने 25 साल 1000 लोगों तक हम लोग नहीं पहुंच पाए और 25 सालों में हम 1000 लोगों के टारगेट से हम 200 लोगों तक पहुंच पाए, तो ये हमारी विफलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा होगी, पब्लिक कह रही होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पिछले 3 दिन तक विधानसभा बैठी है तो क्या विजन डॉक्यूमेंट जो हम अगले 25 साल, जब हम भारत 1947 की बात, ये 2047 की बात कर रहे हैं जी, कि जो भारत 2047 में एक मॉडल कंट्री होगी और हमारा स्टेडियम उसके अंदर होगा, हम भी कहेंगे 2047 में उत्तराखंड एक अलग प्रकार का उत्तराखंड होगा, सब खुशहाल होंगे। तो क्या 25वें साल में जो सदन चला, जिस सदन को महामहिम राष्ट्रपति ने संबोधित किया, उस सदन में कोई विजन डॉक्यूमेंट आया सामने पे? इस तरह की विफलताएं हैं। क्या हम उत्तराखंड के लोग जो वनों के बीच में रहते हैं, या जो जितने भी उत्तराखंड के गांव हैं, सब जंगलों के बीच में, वो तराई से लेकर और ऊपर पहाड़ तक सारे गांव जंगलों के बीच में, क्या हमारी एक व्यवस्थित कोई फॉरेस्ट पॉलिसी आई है? यदि आई है तो हम 2006 के जो वन कानून है उसमें हम बातचीत क्यों नहीं करते हैं? हमारे प्रदेश में जहां से अधिकांश नदियां ग्लेशियरों से निकलती है, हिम नदियां हैं, और उतनी ही नदियां जो है जंगलों से निकलती है जो सदाबहार नदियां हैं, कुछ बरसाती नदियां हैं। क्या हमने वाटर पॉलिसी, ऐसी वाटर पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। क्या बहुत सारे सवाल हैं जिस सवाल पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग भाषा की बात करते हैं, हम अपनी बात, जिस राज्य में हम रहते हैं या कोई भी राज्य होगा हमारे देश का, उसकी अपनी एक भाषा होती है। क्या हम अपनी लोक भाषा पे कोई कॉन्क्रीट निर्णय ले पाया? यदि हमारे सिलेबस में, हमारे इंटरव्यू में, जितने भी इंटरव्यू में बैठे हैं उनसे गढ़वाली और कुमाऊनी का अनिवार्य कर दिया जाए या जौनसारी अनिवार्य कर दिया जाए, 3 भाषाएं, तो क्या मजाल कि भ्रष्टाचार भूत उसके अंदर घुस जाएगा? कोई भी भ्रष्टाचारी, दुष्टाचारी आ नहीं सकता है। इसलिए आ सकता है कि इनके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई विजन और मिशन पे काम हो ही नहीं रहा है। सीधा कि ये योजना हो गई, वो योजना हो गई, वो खैरात में नहीं है, वो तो योजना होनी उसका एहसान क्या है इनके ऊपर? आपका जो विजन है, आप अपने प्रदेश लोगों को किस तरह से खुश रख सकते हैं? हाँ, एक बात है कि दो मुख्यमंत्री हमारे ऐसे आए जो बहुत जनप्रिय हुए, नरेंद्र तिवारी और थोड़ा बहुत निशंक जी, और उसके बाद जो है अमी जी जैसे जनप्रिय व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि दोबारा या कोई आएगा, अभी दिख नहीं रहा पीछे से, इनके पीछे। तो जहां भी जाते हैं बहुत प्रेम से सबसे मिलते हैं, गुस्सा उनको कभी नहीं आता है, जवान है, स्मार्ट है, अकड़ है ना। तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाजपा कांग्रेस जो काम कर रही है, यूकेडी क्या कर रही है? यूकेडी के लोग तो सिर्फ गाल बजाते हैं। जिस तरह भाजपा कांग्रेस वोट मांगने जाती है, वैसे उसी तरह यूकेडी वोट मांगने जाती है। उनका तो एक बिल्कुल कॉन्क्रीट विजन होना चाहिए यूकेडी का, कि अगर सदन के अंदर सबने गाल बजाया, जनता को बताया ना कि सदन के अंदर गाल नहीं बजाते, सदन के अंदर संकल्प प्रस्ताव देने पड़ते हैं, सदन के अंदर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होता है, सदन के अंदर कार्रवाई होती है। ये सदन ऐसे नहीं बना रखा। आप सदन का बजट निकले 3 दिन का ना, आपके होश उड़ जाएंगे। और जो यूकेडी के लोग जो आपके साथ बैठे हुए, जो आने वाले दिन बैठेंगे, जिनको आप पूछेंगे, उनको यही पता नहीं कि 3 दिन का बजट कितना का है। पूरे जनता की पसीने की कमाई उस सदन के अंदर उड़ाई इन लोगों ने। तो सराहनीय था इन लोगों को कि 3 दिन के अंदर इन्होंने सिर्फ भाषण वीर बने। किसी ने भी विधायक ने संकल्प प्रस्ताव नहीं लाया। और मैं ये कहता हूं कि 69 लोगों के पास
उस हरिद्वार के विधायक के सवाल का जवाब नहीं है, जिसने ये बोला कि मैं जब से विधायक हूं मैं अपने गांव में हूं, पहाड़ के विधायक हूं, एक भी नहीं गांव में। 69 लोगों के पास ये जवाब नहीं है, न रिटर्न में है न कुछ है। तो मैं अपनी बात पे वापस आता हूं कि जब मैं लोक भाषा के संरक्षण की बात करता हूं तो मूल निवास और भू कानून अपने आप ही अपडेट हो जाएंगे। कैसे कि जो गढ़वाली जौनसारी कुमाऊनी बोलेगा ना, उसी को यहाँ रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा। जब आपका अपने भाषा पे ही कोई समझ बन रही है, तो आपको हरियाणा हिंदी या पंजाबी या जो भी बाहर वाला आदमी आ रहा है सबको यहाँ जगह मिल रही है। वो हमारे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन उसके बाद हम उसी चैप्टर को फिर पढ़ेंगे, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिख रखा कि राज्य अपनी व्यवस्था खुद करे। तो इन्होंने क्या किया 25 साल में, बताओ। तो ये बड़े सवाल हैं निशी जी। इस सवाल पे मैं कहता हूं कि आज भी राजनीतिक दलों को बाहर जाना चाहिए और समझना चाहिए, और आगे जाकर के मुझे लगता है कि धाकड़ धामी की जो लोकप्रियता है, उसकी जो मुस्कुराहट है, उसका जो व्यवहार है, शिष्टाचार है, अच्छा हो कि कुछ दिनों में प्रधानमंत्री के सामने एक डॉक्यूमेंट, जो 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी देहरादून में आ रहे हैं, उनके सामने एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल ठीक है। सतीश जी, आपके पास आना चाहूंगी एक सवाल के साथ, क्योंकि अभी प्रेम पंचोली जी ने जिस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री 9 नवंबर को आने वाले हैं, FRI में एक दिव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है जयंती के अवसर पर। तो क्या इन 3 दिन का जो विशेष सत्र आयोजित हुआ था उसको लेकर क्या हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंटेड विजन तैयार हो चुका है जो कि प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति खास लगाव है, ये भी कहा जाता है, विशेष लगाव है प्रदेशवासियों से, और प्रदेशवासी भी उनके आगमन से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो क्या वो डॉक्यूमेंटेड विजन हमारे पास है जो कि इन 3 दिन से निचोड़ करके हमने निकाल के उनके आगे रखना है? देखिए निशी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष का सिर्फ एक ही कार्य रह गया कि राजनीति करनी है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, बस घुसना है, ना इनके पास कोई रोड मैप है। मुझे एक बात बताइए, विपक्ष जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, और जो साथ में लगे हुए हैं जैसे यूकेडी वगैरह जो दल हैं, मुझे एक बात बताइए, इनके पास कोई भी कॉन्क्रीट प्लान है कि इनके ये उत्तराखंड को अगर ये सरकार आएगी तो ये वहां करेंगे, ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे? बस ये कोसने में लगे रहते हैं। और रही बात जो विशेष विधानसभा सत्र चला, उसमें क्या कॉन्क्रीट निकल के आया? निशी जी, रजत जयंती के उपलक्ष्य पे जो रैती की परेड हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ बोल दिया है। उन्होंने बोला है कि मानस खंड माला मिशन की तर्ज पर ही केदार खंड माला पर कार्य करा जाएगा, उसका विकास करा जाएगा। उन्होंने बोला है कि संपूर्ण कृषि भूमि का आगामी 5 वर्षों में फेज वाइज सर्वेक्षण कराकर बंदोबस्त कराया जाएगा। और इसके अलावा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए प्रदेश में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इसके साथ पीएम पोषण योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में मानदेय की भी घोषणा करी है। इसके साथ ही उन्होंने जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से कृषि एवं औद्यानिक फसलों की सुरक्षा हेतु फार्म फेंसिंग की पॉलिसी लागू करने की बात करी है। तो ये कॉन्क्रीट वहीं से तो आया है। ये जो फैसले आए हैं, क्या इस पे चर्चा नहीं हो रही थी? इस पे बात नहीं हो रही थी कि बार बार की जो जंगली पशु हैं वो खेती को नुकसान, इस पे चर्चा नहीं हो रही थी कि मानस खंड की तौर पे ही केदार क्रॉस होना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ निशी जी, देखिए हमारी सरकार अपनी जवाबदेही, हमें उत्तराखंड को किस ओर लेके जाना है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे शीतकालीन तीर्थ यात्रा को प्रचार प्रसार के लिए स्वयं गंगोत्री धाम आते हैं, मुखवा आते हैं, मां गंगा के गांव आते हैं। तो आपको तब समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार का क्या विजन है? मैं कहना चाहता हूं, आप अपने विजन बताइए ना। आपने भी तो 60 साल 65 साल आपने राज्य करा, इस प्रदेश में भी 10 साल आपकी सरकार रही। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट विजन है? आपके पास कुछ है विजन को कि आप कहां लेके जाएंगे? लेकिन आप कोसते रहेंगे, आप कोसते रहेंगे। आपके विधायक बोलेंगे, एक विधायक बोलेंगे कि नहीं गैरसैंण राजधानी नहीं बननी चाहिए, देहरादून नहीं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री बोलेंगे जब हमारी सरकार आएगी हम गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे। तो आपके तो आपस में नहीं है, तो आप उत्तराखंड के बारे में क्या सोचेंगे? सतीश जी, संकल्प प्रस्ताव आखिरकार विधानसभा के पटल पर पेश क्यों नहीं किया गया आखिरी दिन? निश्चित जी, ये 2 दिन का विशेष सत्र था, लेकिन मैं इसमें विपक्ष के विधायकों को भी शुभकामनाएं दूंगा कि उनको सद्बुद्धि आई। नहीं तो मैं जब विधानसभा सत्र आयोजित करा गया था मानसून में, तो ये वहां जाके सो गए। लेकिन यहाँ इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, यहाँ 1 दिन का और सत्र बढ़ाया गया।
ले जाता हूं, ये चर्चा और परिचर्चा जो हुई है उसका ही कॉन्क्रीट जो रूप है, जो अभी ये परेड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करी हैं कि इस तरह पे कार्य करा जाएगा, इस तरह का रोड मैप जाएगा उत्तराखंड के लिए, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये चीजें वहीं से ही आई हुई हैं। और रही बात जो सदन के पटल वाली बात है, तो आगामी जब सदन होगा तो उसमें पटल में रखी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही अगर ये चीजें कार्यशील हो रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? लेकिन विशेष सत्र पर जब ये विशेष विधानसभा सत्र आयोजित होता है रजत जयंती अवसर पर, तो ये इन 25 सालों के बाद जो रोड मैप होगा उसी पर चर्चा के लिए यहाँ पर ये बुलाई गई थी कार्रवाई, और उसके बाद ही संकल्प पत्र यहाँ पर पेश करने की सरकार को जरूरत थी कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट किए गए हैं जो सुझाव के तौर पर आगे सरकार अमल में लाने जा रही है, जो कि विकास को गति देंगे, प्रदेश के हित में होंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको लगातार प्रदेश की जनता और विपक्ष भी उठा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है वो चूकती हुई नजर आई, क्योंकि चाहे सदन के बाहर जो भी चल रहा हो लेकिन सदन के अंदर इस विषय पर नहीं बोला गया। क्या अभिषेक जी आप लोग इस बात से अवेयर ही थे कि संकल्प प्रस्ताव भी लाना जरूरी होता है, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि आखिरकार किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, किन किन विषयों को समझा गया है, क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको नोट किया गया है, या फिर सिर्फ बहसबाजी तू तू मैं की राजनीति हुई? निशी जी, अभी आप विधानसभा का विशेष सत्र की बात कर रहे हैं, तो 3 दिवसीय जो सत्र था उसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि बद्रीनाथ की विधायक लखपत बुटोला जी द्वारा वहां पे संकल्प पत्र, आप अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है आप उठा सकते हैं, से अध्यक्ष की पीठ को बोला उन्होंने कि संकल्प पत्र, अध्यक्ष अनुमति देते तो संकल्प पत्र भी आता। उन्होंने जितने पॉइंट, इस तरह से आप खाली आरोप और प्रत्यारोप करेंगे, इस तरह से नीचे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। भाई हमारे सतीश चंद्र जी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता हैं और बता रहे थे कि 1947 भारत आजाद हुआ ना, तो हम तो ये नहीं बोल 2014 में आजाद हुआ। हमारी कांग्रेस की सरकार ने आपको एम्स दिए, इसरो दिए, IIT दिए, भाखड़ा नागल बांध, ऐसी कौन सी शिक्षण संस्थाएं नहीं दी? आप अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे इनको। मैं अभी आपको और बात बता रहा हूं, उस समय ऐसे मुख्यमंत्री भी पैदा हुए। मैं एक उत्तर प्रदेश के हरगोविंद पंत चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और बद्रीनाथ मंदिर समिति के उस समय के अध्यक्ष हुआ करते थे हरगोविंद पंत। तो उन्होंने एक किसी छोटी सी बात पे कोई बात उठी होगी, उन्होंने हरगोविंद पंत को बोला कि आप पे ये आरोप लगता है, तो उन्होंने उनके सामने ही सुसाइड कर दिया था कि उस जैसे पद पे अगर मेरे पे ये आरोप लगता है तो मैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के यहां ही सुसाइड कर दिया था। लेकिन आज तो आप क्या चाहते हैं कि धामी जी सुसाइड कर लें, जो आप कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं, हम उनके लिए शुभकामनाएं हैं। इस प्रदेश में जो हमारे 10 मुख्यमंत्री हो गए, उनमें सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान हैं, हम तो उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जिस तरह से वो बोल रहे हैं आदर्श चंपावत की तर्ज पे आदर्श रुद्रप्रयाग गांव में विकास किया जाएगा, क्या वाकई में चंपावत आदर्श हो गया है? आप पहले चंपावत को आदर्श बनाइए। रुद्रप्रयाग, मैं जनपद रुद्रप्रयाग से ही हूं और हमारी यूकेडी की जो प्रवक्ता हैं वो भी रुद्रप्रयाग से ही हैं। तो पहले आप चंपावत को आदर्श बनाइए। मैं इस प्रदेश में क्या हमने आज देखिए पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों से ऋषिकेश जैसी धर्म नगरी किस तरह से उबल रही है, कभी शराब, कभी ड्रग्स, कभी कुछ। अभी निशी जी आपका ध्यान एक और आकर्षित करूंगा, 1940 तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, एक ड्रग्स एक्ट बना था। उसमें अगर कोई ड्रग्स बनाते या बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर 2 से 5 साल की सजा और 5 से 20 लाख का जुर्माना होता था। 2023 में हमारी केंद्र की सरकार ने उसमें एक संशोधन किया, आपकी सजा तो माफ कर दी, आपको 5 लाख तक का जुर्माना है। 5 लाख का तक जुर्माना क्या होता है?
तो इस तरह के नियम कानून बनाए जाएंगे और आप डंका पीटेंगे कि हमने ऐसा कर दिया। 2013 में आप बोलते हैं कि हम आजाद अब हुए। आपके कई सांसदों के ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो हम 2013 में आजाद हुए। क्या वाकई में हम 2013 में आजाद हुए? प्रदेश हमारा रजत जयंती मना रहा है। अंकिता भंडारी, हाकम सिंह, पेपर लेक, पलायन आयोग और 2014-15 में हमारे प्रदेश ने दल बदल कानून जैसा दंश भी झेला है। और भाई हमारे सतीश चंद्र जी जो बोले थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, आप हरीश रावत जी का नाम लेके बोले थे कि टॉप अप की बात, आपके केंद्र सरकार ने उस समय यहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया और प्रदेश की यहां पे हाई कोर्ट से बरी हुए, बाइज्जत बरी हुए। उसके बाद आप दोबारा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो क्वेश्चन किया तो वापस दोबारा सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुए और पूरी 2017 तक सरकार चली। अगर वाकई में दोषी थे तो सारे के सारे आपके पास इंटेलिजेंस जितनी एजेंसियां हैं, आज तक आपने हरीश रावत जी के ऊपर एक भी एक्शन नहीं लिया। हाँ। आपने खाली कभी हरक सिंह रावत जी हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं, कभी जैसे ही उनका नाम कहीं पे आता है आप ईडी सीबीआई, कभी हरीश रावत जी के यहाँ ईडी सीबीआई, जो भी आपका विपक्ष का नेता अगर आपके सामने कुछ बोलेगा आपके पास एजेंसियां हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको कभी मरोड़ने का काम नहीं किया। आपने चुनाव आयोग से लेकर हर संस्थाओं को बदनाम किया। आपने रेलवे, आपने ओएनजीसी, इसीलिए राहुल गांधी बिहार जाते हैं और 10% में सेना को भी घसीट लाते हैं। आप बताइए, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेना भी आंदोलित है और पहले जब सेना खुद आपने क्वेश्चन उठाया है, ये राहुल गांधी जी ने, जिसको कांग्रेस कवर करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अग्निवीर जैसा लेके आए और 4 साल में उसको रिटायर कर गया। ठीक है अभिषेक जी, आपके पास आती हूँ, समय कम है, छोटा कमेंट लेना है। यूकेडी के पास मैं आना चाहूंगी। शकुंतला जी मुझे जरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से सवाल उठाए गए, बहुत सारे चर्चा में ही सवाल के अंदर सवाल निकलते हैं। प्रेम पंचोली जी ने जो सवाल दागा वही मैं आपसे दोबारा से लेना चाहूंगी कि यूकेडी अगर सत्ता में आती है, क्योंकि एक विजन हमारी उत्तराखंड की जनता भी चाहती है, बीजेपी कांग्रेस से अगर त्राहिमाम हो रही है तो उन्हें तीसरे दल की भी जरूरत है, और उत्तराखंड क्रांति दल एक रीजनल पार्टी है, उसके तौर पर यूकेडी के पास अगर सत्ता में आ जाती है तो क्या वो विजन है? क्या यूकेडी के पास है कोई विजन जो प्रदेश संभाल सकती है? देखो निशी जी, इन्होंने जो हमारे बैठे हुए हैं हमारे पंचोली जी, इन्होंने जो यूकेडी पे सवाल करा है, पहले तो कांग्रेस, भाजपा, उत्तराखंड क्रांति दल पे कोई टिप्पणियां नहीं कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल न सत्ता में है अभी और न सत्ता की खा रहे हैं। अगर 10 साल कांग्रेस ने सत्ता भोगा है तो उन्होंने खाया है, उनके मंत्रियों ने खाया है। 15 साल भाजपा ने सत्ता भोगा है तो भाजपा, उनके कैबिनेट मंत्रियों ने खाया है, उनके विधायकों ने खाया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार का एक पाई नहीं खाया है। और रोड में 25 साल से रोड में चल रही है, कहीं जल जंगल जमीन के लिए जो हम पे यूसीसी कानून थोपा गया है उसके विरोध में, कहीं बच्चों के रोजगार के लिए, कहीं कोई घटना होती है उसके लिए। हम तो भैया, हम जनता के लिए रोड में लड़ते हैं, हम सत्ता भोगने के लिए। हाँ, आपने जो मेरे से सवाल पूछा है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आती है, इस समय 27 के लिए जनता का रुख उत्तराखंड क्रांति दल पे है। क्यों है? क्योंकि वो भाजपा से भी थक गए हैं और कांग्रेस से भी थक गए हैं। तो जब हमारी सरकार आएगी तो हमारा एक ही मुद्दा होगा, रोजगार, जल जंगल जमीन और उत्तराखंड में पलायन रोकना, और हो सके तो जो पलायन नीचे हो रखा है उसको हम ऊपर को भी ले जाएंगे, ना कि जैसे हमारे भाजपा के कहते हैं कि सौंदर्यकरण बनाएंगे। जब अभी आपदा आई थी धराली थराली में, और जो 13 की आपदा आई थी केदारनाथ की, क्या उनका पूर्णमास हो गया?
क्या धराली थराली वालों का पुनर्वास हो गया? क्या उनको मुआवजा मिल गया? देखो ना, तुम आईटीआई निकाल के देखो, वे ठीक है। घोषणा कर देते हैं। हाँ। सुनो सुनो निशी जी, और उत्तराखंड को कुछ नहीं चाहिए था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आज तुम देख रहे हैं कि कहीं हमारी बेटियां स्वास्थ्य की भेंट चढ़ गई हैं। क्यों चढ़ गई हैं? क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है। और भाजपा, अगर हमारे धामी जी, हमारे युवा नेता हैं, हमारे साथ के आंदोलनकारी हैं, वो कर रहे हैं तो उनका दायित्व बनता है, क्योंकि वो उत्तराखंड के मुखिया हैं। वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ना भाजपा जनता पे एहसान कर रही है और ना कांग्रेस एहसान कर रही है। जो सत्ता में रहेगा, क्योंकि पैकेज तो केंद्र से भी आ रहा है ना, टैक्स का पैसा आ रहा, खनन का आ रहा, इसका शराब का आ रहा। यहाँ उत्तराखंड में चल के आ रहा है शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, जंगल माफिया। यहाँ तो सारे भाजपा ने 8 सालों में पूरे माफियों को इकट्ठा कर दिया। अभी तुमने देखा होगा, बालकृष्ण जी है हमारे हरिद्वार के, ये रामदेव बाबा के, मसूरी में कितनी जमीन दे दी इन्होंने? क्यों दी भाई इन्होंने वो जमीन? इनकी थी वो जमीन क्या? वो जंगल था, रहने देते। अगर ऐसा था तो कोई प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए लाओ ना। आज तक क्या प्रोजेक्ट लाए उत्तराखंड के लिए? प्रोजेक्ट लाओ जो हमारे बच्चे, हमारे उत्तराखंड के नौनिहाल हमारे उत्तराखंड में रोजगार करेंगे और अपना घर बसाएंगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सौंदर्यकरण, हमारे टूटे फूटे घरों को बच्चा लेकिन नौकरी करेगा। शकुंतला जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यूकेडी जब आंदोलनकारी के रूप में सामने आती है, क्योंकि जब भी प्रदेश में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां पर आवाज उठाने की जरूरत होती है, वहां यूकेडी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि विरोध में सरकार की ही ये प्रदर्शन होता है, लेकिन चाहिए भी उन्हें वही सरकार। और उसके बाद आंदोलनकारी के रूप में जब यूकेडी का समर्थन मिल रहा है, तो वो चाहते भी नहीं है कि यूकेडी वो सत्ता में आए और इस जिम्मे को संभाले। लेकिन आखिरकार प्रदेश में वो स्थिति क्या कुछ चल रही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। टाइम कम है शकुंतला जी, मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ छोटा सा। 2 मिनट, ठीक है, 10 सेकंड में आप बात रखिए। जब उत्तराखंड लिया गया था तो किसने लिया था? कौन था मुखिया? उत्तराखंड क्रांति दल था, जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी। और आज भी हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सरकार से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के अभी भी धामी जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि उत्तराखंड को सौंदर्यकरण बनाओ, ना कि यहाँ गुंडों का अड्डा बनाओ। यहाँ शराब माफिया, यहाँ ड्रग्स माफिया, यहाँ नशेड़ी भंगेड़ी यहाँ कहां से आ रहे हैं भाई? ये ठीक है, ठीक है, ठीक है तो शकुंतला हम जी, कह रहे हैं ठीक है उत्तराखंड शकुंतला। क्रांति दल की एक मांग है कि बच्चों को रोजगार चाहिए और जल जंगल जमीन और भू कानून हमें उत्तराखंड में चाहिए। ठीक है शकुंतला जी, माफी चाहूंगी आप सभी से कि समय की कमी को देखते हुए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा करने के लिए। तो आज की चर्चा बेहद खास रही है कि फिर आमने सामने राजनीतिक दल हो चुके हैं, लेकिन हम ये बात नहीं भूल सकते कि हम रजत जयंती वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं और हमारा प्रदेश युवा हो चुका है। और युवा सोच कैसी होती है वो विकास के जरिए समझी जा सकती है, और विकास के क्षेत्र में सरकार किस तरीके से बेहतरीन कार्य करने वाली है, वो रोड मैप जो अभी 3 दिन के विशेष सत्र के निचोड़ से निकल कर आया है और इन 25 वर्षों की चुनौतियों से निकल कर आया है, उससे कैसे पार पाया जाएगा वो भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन आखिरकार सरकार इस रजत जयंती के अवसर पर क्या कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है, आगे के रोड मैप पर किस तरीके से कार्य होगा, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।